जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए जीके जीएस की क्लास में। आज हमारी जीके जीएस की चौथी क्लास है। आपको क्लासेस कैसी लग रही है? हमारी धाकड़ सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है वो आपको कैसी लग रही है? डेली सुबह 11 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलती है। जीके जीएस में आपके 15/15 नंबर आपको दिलाने का काम किया जाएगा। बस आपको डेली क्लास को ज्वाइन करना है ईमानदारी से। ये हमारी क्लासेज का टाइम है धाकड़ सीरीज का। हरियाणा जीके सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे, मैथ की डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास रहती है। हरियाणा ग्रुप डी कंप्लीट PYQ ऑल सब्जेक्ट PDF 230 रुपीज़ आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं कौन सी धातु से परिचित नहीं थे? लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। यहाँ से आपको सोना, चांदी, तांबा, कांसा ये सब धातुएं मिली हैं, लेकिन लोहे की प्राप्ति हमें वहां से नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में जो लोह युग है यानी कि जो आयरन एज है उसका जो प्रारंभ है कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल से, और उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से लोह युग का काल माना जाता है। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे, और इसका जो पशुपति की जो एक मुहर है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि पशुपति रहेगा। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वित्सता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। जो कश्मीर की घाटी में पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके निचले सतर पर एक झरना है, जिस झरने का नाम है वेरी नाग झरना। उस झरने से ये निकलती है, वेरी नाग झरने से निकलती है। झेलम नदी का प्राचीन नाम वित्सता नदी था। झेलम नदी पाकिस्तान में कहाँ पर जाकर मिलती है? चिनाब नदी के अंदर जाकर मिलती है। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं, इस जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 संख्या है। कौन कौन से वेदांग है? शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त छंद और ज्योतिष। छंद और ज्योतिष, यानी कि ये 6 वेदांग हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, आर्य जिस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की भूमि कहा जाता था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? रावी, झेलम, सिंधु या सिप्रा? तो राइट ऑप्शन रहेगा सिप्रा नदी। सप्त सिंधु का अर्थ क्या होता है? 7 नदियों की भूमि, जिसके अंदर जो मुख्यतः जो पंजाब क्षेत्र है उसके अंदर 7 नदियां शामिल थी। रावी, झेलम, सिंधु, चिनाब, ब्यास नदी, सतलुज नदी और सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, इन्हीं 7 नदियों को मिलाकर सप्त सिंधु कहा जाता है। चिनाब, व्यास, सतलुज, सरस्वती, रावी, झेलम और सिंधु। जबकि शिप्रा यानी कि जिसको आप अक्षिप्रा भी बोलते हैं, अक्षिप्रा नदी जो मध्य प्रदेश उज्जैन से होकर बहती है, ये सप्त सिंधु का हिस्सा नहीं थी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो कौन सा कथन इसके अंदर सही है? 1 और 2 दोनों कथन इसके अंदर सही रहेंगे। वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण जो माना जाता है उसको ऋग्वेद माना जाता है, और ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं और वेदों को श्रुति कहा जाता है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वैदिक ऋचा मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है संहिता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राज युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है? वो हमें
ऋग्वेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें दशराज युग का उल्लेख मिलता है। और जो दशराग युद्ध है कौन सी नदी के ऊपर लड़ा गया था? पृष्णी नदी के ऊपर लड़ा गया था। और रावी नदी का पुराना नाम ही पृष्णी नदी है। तो रावी नदी के ऊपर यानी कि पृष्णी नदी के ऊपर दशराग युद्ध लड़ा गया था, रावी नदी के तट के ऊपर लड़ा गया था। नेक्स्ट है, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? परिषद, गण, राजन या जन? तो राइट ऑप्शन रहेगा जन। आर्यों की जो मुख्य सामाजिक इकाई थी उसको जन कहा जाता था। आर्य शब्द का उल्लेख क्या होता है? आर्य शब्द यानी कि जो लोग श्रेष्ठ होते हैं, जो प्रगतिशील होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वही होता है आर्य शब्द का अर्थ। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? ये है व्यास और सतलुज। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऋग्वेद में जो ऋषि हुए हैं विश्वामित्र, ऋग्वेद में जो ऋषि विश्वामित्र हैं और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चार वेदों में किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? देखिए, जादू मंत्र, तंत्र मंत्र का संग्रह अथर्ववेद के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अथर्ववेद के अंदर कितने कांड का वर्णन किया गया है? 20 कांड का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के अंदर 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्रों का उल्लेख अथर्ववेद के अंदर किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में मगध और जो अंग जो साम्राज्य थे उनको दोनों को अलग अलग प्रदेश के नाम से जाना गया है। तो अथर्ववेद में जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में 1000 से अधिक जो स्तुतियां शामिल की गई हैं उनको सूक्त कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? भारतीय साहित्य के अंदर 4 वेद हैं और वो 4 वेद कौन कौन से हैं? सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। सामवेद है जिसके अंदर हमें संगीत का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद जिसके अंदर हमें यज्ञ का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद हमें जिसके अंदर अथर्ववेद जादू मंत्र और टोना का उल्लेख हमसे मिलता है, जादू टोना का उल्लेख। सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्नि वेदियां मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाई गई हैं? तो कौन से शहर के अंदर पाई गई हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया कि अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार जो अग्नि वेदियां हैं मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर पाई गई हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। तो राइट ऑप्शन कौन सा लगाओगे? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर है। राखी गढ़ी हरियाणा के हाँसी के अंदर है। पहले हिसार जिला हुआ करता था, अभी हाँसी नया जिला बिना तो हाँसी के अंदर आ गया है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो राइट ऑप्शन रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को एक और नाम से जाना जाता है, सिंध के नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। सिंध के नखलिस्तान के नाम से भी किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपनी कॉपी के अंदर इनको नोट कर लेना है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। कालीबंगा जो राजस्थान के अंदर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा जाता है लोथल जो गुजरात के अंदर है, एक बंदरगाह भी है, डॉकयार्ड भी है, भोगवा नदी के किनारे लोथल। एक आपसे पूछा जाता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर
हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के अंदर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ पंजाब के अंदर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सा हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष हमें मिले हैं? कुओं के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आपसे पूछा जाता है कालीबंगा से हमें क्या मिले हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। और आपसे पूछा जाता है लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंदर है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी जो एक डॉकयार्ड भी है जहाँ से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। लोथल जो बंदरगाह है उसकी खोजकर्ता का नाम पूछा जाता है डॉक्टर आर एस राव। डॉक्टर आर एस राव जो है लोथल के खोजकर्ता हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंदर सबसे प्राचीन नवपाषाण काल की एक बस्ती है मेहरगढ़। लगभग 7000 ईसा पूर्व, लगभग 7000 ईसा पूर्व काल की ये बस्ती है मेहरगढ़। ये कहाँ पर है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर स्थित है। मेहरगढ़ से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण भी हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है? तो राइट ऑप्शन लगाओगे कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? गुजरात के अंदर है। एक देवता की जो एक सिंह युक्त देवता है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। और क्या क्या हमें प्राप्ति हुई है, क्या क्या अवशेष मिले हैं? काली चूड़ियों के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और आपको बताया था जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं ये भी हमें कहां से मिले हैं? 7 अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से मिली हैं। बेलनाकार मोहर भी हमें कहां से मिली हैं? बेलनाकार मोहर भी हमें कालीबंगा से मिली हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? वो हमें प्राप्त हुई है दैमाबाद से। और ये दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, जो कि एक हड़प्पा कालीन स्थल है और रथ की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव ने सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया था? तो जौ का प्रयोग किया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सबसे पहले जौ को 8000 ईसा पूर्व, लगभग कितने ईसा पूर्व? 8000 ईसा पूर्व पश्चिम एशिया के अंदर मानव के द्वारा उगाया गया था। ठीक है। और जो खोज हुई है, नए जो शोध हुए हैं उनके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो लहुरा देव से मिले हैं। अभी हाल ही में एक शोध हुआ है वहां से लहुरा देव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के अंदर लहुरा देव से नए शोध के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन जो कृषि है उसके साक्ष्य मिले हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहां पर था? पाकिस्तान के अंदर। लेकिन नवीनतम शोध के अनुसार की मैं बात कर रहा हूं, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर है। भारत के अंदर कहां से मिले हैं? लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से मिले हैं। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? बागोर, कालपी, आदमगढ़ या टेरी? राइट ऑप्शन रहेगा कालपी। कालपी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन जिला। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के अंदर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से हमें मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। बागोर कहाँ पर है? बागोर राजस्थान के अंदर स्थित है। एक कौन से काल का स्थल है? मध्य पाषाण काल। मध्य
पाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा है, बागोर राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा शहर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्तमान में पाकिस्तान में कहां पर स्थित है? ये पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर स्थित है हड़प्पा। ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं, उनके खोजकर्ता हैं और वहां से हमें क्या क्या मिले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले एक चहुंदड़ो हड़प्पा कालीन एक स्थल है जिसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? एनजी मजूमदार। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, मनके के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से हमें वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें भी कहाँ से मिली हैं? चहुंदड़ों से मिले हैं। एक आपका लोथल है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, आर एस राव इसके खोजकर्ता हैं। एक मानव निर्मित बंदरगाह है लोथल बंदरगाह, आपने सुना होगा, गुजरात के अंदर। चावल का भूसी यानी कि चावल का जो भूसा है उसके साक्ष्य मिले हैं। शतरंज का खेल का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। एक आपका आता है कालीबंगा, मैंने आपको बताया राजस्थान के अंदर है। अमलानंद घोष, कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। और मैंने आपको बताया कालीबंगा से लकड़ी का हल मिला है, ऊंट की हड्डियां मिली हैं। और एक आपका आता है धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है धोलावीरा। ठीक है, इसकी जो खोज है वो आर.एस. बिस्ट और एक और नाम बताया था आपको जेपी जोशी, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। खेल का मैदान का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। ठीक है, एक और आपसे पूछा जाता है कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं हड़प्पा वासियों को किस नाम से पुकारते थे? मेलुहा के नाम से। ये याद रखना है कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं हड़प्पा वासियों को किस नाम से पुकारते थे, क्या नाम लेकर उनको कहते थे? मेलुहा कहते थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कहां पर है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? यहाँ से कांसे की मूर्ति, नर्तकी की जो मूर्ति है कांसे की मूर्ति यहाँ से मिली है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है? तो हड़प्पा कालीन स्थल नगर कच्छ का रण कहाँ पर? गुजरात। और गुजरात के अंदर कौन सा है? धोलावीरा। ठीक है, ये नगर 3 नगरों के अंदर विभाजित था। एक ऊपरी नगर जिसको बोलते थे या दुर्गा भाग भी बोल देते थे, ऊपरी नगर को दुर्गा भाग, और एक था मध्यम नगर और एक था निचला स्तर। ठीक है, निचला नगर। धोलावीरा शहर को यूनेस्को के अंदर भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है। ठीक है, और जो धोलावीरा है सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जो यूनेस्को के अंदर शामिल हुई है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? बंदरगाह कहां पर पाया गया? लोथल के अंदर। बता दिया आपको, सिंधु घाटी सभ्यता लोथल गुजरात के अंदर है। कब इसकी खोज की गई थी? 1955 में खोज की गई थी। आर.एस. राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी से। चावल का भूसा, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? दुर्ग का भाग इनमें से कौन सा नहीं था? धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियां, जनता के लिए आवासीय भवन, अनाज के भंडार, महत्वपूर्ण लोगों के लिए ब्रिज स्नानागार। तो जनता के लिए आवासीय भवन। देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी एक नगर नियोजन के कारण ही वो प्रमुख थी। हड़प्पा सभ्यता में
लगभग जो सभी नगर थे दो भागों के अंदर बटे हुए थे। एक भाग था दुर्ग भाग, ठीक है, और एक था दूसरा भाग जहां पर आवासीय भवन बने हुए थे। जनता के लिए आवासीय भवन निचले कस्बे में स्थित थे, दुर्ग का हिस्सा नहीं थे। यहाँ पे पूछा गया दुर्ग का भाग नहीं थे, जबकि जनता के लिए आवासीय भवन निचले हिस्से के अंदर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निचले हिस्से के अंदर आते हैं। और यहाँ पर जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर मुख्य सड़क से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी संकरी भीड़ी भीड़ी जो गलियां होती थी वहां पर ये खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ ये दरवाजे नहीं खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। कुछ नाम है आस्किनी, आधुनिक नाम आस्किनी का चिनाब नदी, यानी कि चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? आस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। विपाशा यानी कि व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। परुष्णी यानी कि रावी नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था। वित्त सतता यानी कि झेलम नदी को वित्त सतता के नाम से जाना जाता था। एक और थी नदी गंडक नदी, गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता था? सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। और एक नदी थी गोमती नदी, गोमती नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? गोमल के नाम से जाना जाता है, गोमल के नाम से अभी गोमती नदी को जाना जाता है। सदा नीरा नदी को अभी गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। ये सभी नदियों के प्राचीन नाम आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेदों को ही वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी, ठीक है। त्रयी मतलब तीन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। चार वेद के चार भाग होते हैं। वेद के कौन कौन से भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। एक संहिता, वेद के भाग होते हैं संहिता, एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ, और एक है आरण्यक, आरण्यक, और एक है उपनिषद। उपनिषद कितने भाग होते हैं? वेद के चार भाग होते हैं। वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी में आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बहुत बार पूछा जाता है ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं? ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तीसरे मंडल के अंदर मिलता है, थर्ड मंडल के अंदर मिलता है। और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्व वेद के अंदर कहा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये जो सभा और समिति होती थी प्राचीन काल के अंदर एक राजनीतिक संस्थाएं होती थी जो राजा को सलाह देने का काम करती थी, ठीक है। जो सभा होती थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी, यानी कि बड़े बड़े लोगों की संस्था होती थी। जबकि जो समिति होती थी वो सामान्य जनता की समिति होती थी, सामान्य जनता की, ठीक है। सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व जो करते थे उसको समिति कहा जाता था। श्रेष्ठ लोगों की जो संस्था होती थी उसको सभा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषद का जो केंद्रीय विषय था वो था दर्शन और ज्ञान। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए सबसे पहली बात तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। गुरु के समीप बैठना है, यानी कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद का वही अर्थ होता है। उपनिषद दर्शन पर आधारित कुछ पुस्तकें हैं, उन्हीं पुस्तकों को वेदांत कहा जाता है, ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा वेदांत। वेदांत किसको कहा जाता है? उपनिषद दर्शन के ऊपर आधारित जो पुस्तकें हैं उनको वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, पंचविश, गायत्री मंत्र या शतपथ। वेदों के चार भेद मैंने आपको बताया था, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। वेद चार बताए थे, एक आपको ऋग्वेद बताया था, सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है सामवेद,
संगीत का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद, इसके अंदर यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद, इसके अंदर हमें जादू टोना मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अंदर कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं? ऋग्वेद के अंदर ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और एक आता है कौशितकी। ठीक है, दो ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। जबकि सामवेद के अंदर एक पंचवीस ब्राह्मण और एक आता है पडविंश ब्राह्मण, पंचवीस और पडविंश। और यजुर्वेद के अंदर आता है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तित्रेय ब्राह्मण। जबकि अथर्ववेद के अंदर आता है गोपथ ब्राह्मण। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है? ऋग्वेद का केंद्रीय विषय ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित संगीत। तो राइट ऑप्शन रहेगा ईश्वर की महिमा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टोटल 4 वेद मैंने आपको बता दिया। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि अगर आपसे पूछा जाए यजुर्वेद के अंदर, यजुर्वेद बलिदान विधि। सामवेद संगीत, मैंने आपको बताया सामवेद संगीत। औषधियों से संबंधित, जादू टोना से संबंधित अथर्ववेद। ठीक है, इन सभी का, यजुर्वेद का केंद्रीय विषय बलिदान विधि, अथर्ववेद का औषधियों से संबंधित, सामवेद का संगीत और ऋग्वेद का ईश्वर की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई कौन सी थी? तो आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है, आपसे बहुत बार पूछा गया है हरियाणा के एग्जाम के अंदर कि आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है उसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है? उसको 5 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग थे? कुल ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ये 5 भागों के अंदर प्रशासनिक इकाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई को बांटा गया है। आर्यों की जो मुख्य सामाजिक इकाई थी वो जन थी। और जन के जो अधिपति राजा होते थे, अधिपति को राजा कहा जाता था। अधिपति को क्या कहा जाता था? जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। आर्यों को और किस नाम से जाना जाता है? पंचजन के नाम से जाना जाता है। आर्यों को पंचजन के नाम से भी जाना जाता है, पंचजन। ठीक है, क्योंकि इनके 5 कबीले थे। कौन कौन से? अनु और द्रुहु, परु और तुर्वस और यदु। ये इनके 5 कबीले थे, अनु, द्रुहु, परु, तुर्वस और यदु। इसलिए इनको पंचजन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। ब्रह्मचार्य आश्रम दिया गया है और उनकी आयु दिया गया है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचार्य कितने वर्ष तक की आयु को कहा गया है? गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मचार्य जो जीवन है वो 25 से कितने वर्ष की आयु को कहा गया है? 25 से 50 वर्ष की आयु को ब्रह्मचर्य कहा गया है। ठीक है, गृहस्थ जीवन कौन से वर्ष को कहा गया है? गृहस्थ जीवन जो कहा गया है वो 75 से 100 वर्ष को कहा गया है। ठीक है, 75 से 100 वर्ष को कहा गया है। उसके बाद में आता है वानप्रस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ जो है वो 50 से 75 वर्ष की आयु को कहा गया है। और संन्यास जन्म से 25 वर्ष पहले को कहा गया संन्यास। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ब्रह्मचर्य जन्म, यहाँ पे गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ब्रह्मचर्य देखिए 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन यहाँ पे गलत है। ब्रह्मचर्य किसको बोलोगे आप? जन्म से 25 वर्ष पहले, ये सही है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष पहले। गृहस्थ किसको बोलोगे? 25 से 50 वर्ष, ये आएगा 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष। और संन्यास 75 से 100 वर्ष। फर्स्ट का आपका पहला रहेगा, बी का आपका 4th रहेगा, सी का 3rd रहेगा और डी का 2nd रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? वो है बोगजकोई अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, बोगजकोई अभिलेख। और इसी अभिलेख के अंदर ऋग्वेद काल के जो देवता हैं उनका उल्लेख भी हमें इसके अंदर मिलता है।
और इसके आधार पर ही जो बोग्ज कोई अभिलेख है, इसके आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है कि जो वैदिक आर्य थे वो ईरान से भारत के अंदर आए थे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है जूनागढ़ अभिलेख कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया, जूनागढ़ गुजरात के अंदर, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख या शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ शिलालेख को एक राजा थे जिनका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन राजा रुद्रदामन के द्वारा गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार के अंदर उसको स्थापित करवाया गया था। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी घटनाओं को दर्शाता है? खारवेल का जब शासन था, खारवेल के शासन के विवरण को दर्शाने का काम करता है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? संस्कृत भाषा के अंदर पहली पुस्तक लिखी गई थी अष्टाध्यायी। ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी। ठीक है, महाभाष्य एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, पंतजलि के द्वारा लिखी गई थी महाभाष्य। ठीक है, और योग सूत्र है कि योग सूत्र भी किसके द्वारा? पंतजलि के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता था। गोप्ती का अर्थ पूछा गया, क्या होता है भाई? गोप्ती का अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। वैदिक काल में कुछ अधिकारी, जैसे अभी हम एसपी डीएसपी ऐसे बोलते हैं, अधिकारियों को नाम दिया गए हैं, तो वैदिक काल के अंदर भी अधिकारियों को उनके पद का नाम दिया गया था। ठीक है, उनके पद का नाम दिया गया था। सबसे पहले तो मवेशियों का स्वामी गोप्ती को कहा जाता था। बहुत बार पूछा जाता है गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, ग्रामणी। ठीक है, ग्रामणी कहा जाता था। पुजारी को पुरोहित कहा जाता था, पुजारी को पुरोहित कहा जाता। सेना के सुप्रीम कमांडर को सेनानी कहा जाता था। और जो कर यानी कि जो टैक्स इकट्ठा करते थे उनको बाग दूध कहा जाता था, बाग दूध। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न भारतीय दर्शनों में से कुणाद उलुक द्वारा रचित कौन सा है? कुणाद उलुक के द्वारा रचित इनमें से कौन सा? वैशेषिक। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है जो भारतीय दर्शन है और उनके प्रवर्तक हैं, उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं? देखिए, एक है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। वैशेषिक के मैंने आपको बता दिया कुणाद उलुक हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। एक आपसे योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पंतजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पंतजलि। एक आपसे पूछा जाता है पुरो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। एक आपसे पूछा जाता है उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण के अंदर मिलता है? वो मिलता है मत्स्य पुराण के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पुराणों के रचयिता और जो संकलन करता है किसको कहा जाता है? लोमहर्ष और लोमहर्ष के पुत्र जिनका नाम था उगर सर्वा। ठीक है, तो पुराणों के रचयिता और संकलनकर्ता लोमहर्ष और उनके पुत्र उगर सर्वा को कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा वेद है? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जिसके अंदर पुराणों की टोटल संख्या कितनी है? 18। सबसे बड़ा अगर पुराण पूछा जाए तो स्कंद पुराण। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण, सबसे बड़ा स्कंद पुराण।
ठीक है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, ये भी पुराणों के अंदर आते हैं। और लिंग पूजा का सबसे स्पष्ट उल्लेख हमें मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है, जो सबसे पुराना पुराण है। पुराणों की टोटल संख्या 18 है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था? प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के नाम से जाना जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत के नाम से जाना जाता है। एक संस्कृत शब्द का ये उल्लेख है, ठीक है। एक और पूछा जाता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया है? गाय को क्या नाम दिया गया? गाय को अग्न्या कहा गया है। और प्रारंभिक वैदिक काल में पुत्री को क्या कहा जाता था? दुहिता कहा जाता था, दुहिता, ठीक है। एक और पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में पुरंदर देवता को क्या कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर देवता कहा गया है, ठीक है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो जो शब्द के लिए पूछा जाता है कौन सा वर्ड यूज किया गया? जो शब्द के लिए यव शब्द का प्रयोग किया जाता था, यव शब्द का। आर्यों को पंचजन कहा जाता था और कबीले का जो राजा होता था उसको गोप कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के नाम से जाना जाता था, गाय को अगन्या कहा जाता था, पुत्री को दुहिता कहा जाता था, और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ठीक है। और उसी प्रकार जो के लिए यव शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार गोप, कबीले के राजा को गोप कहा जाता था, आर्यों को पंचजन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? मैंने आपको बताया जादू मंत्र, तंत्र मंत्र का अथर्ववेद के अंदर है। अथर्ववेद की जो रचना है किसके द्वारा की गई थी? अथर्व ऋषियों के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसमें ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, ठीक है, रोग निवारण, जादू टोना, बुरी आत्मा और उनसे बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र, टोना का जो है वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको बताया था गोपथ। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। एक आपसे पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो लिया गया है, ठीक है। तो 4 वेदों में बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का उल्लेख मिलता है? वो हमें मिलता है ऋग्वेद के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दशराज युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? भारत वंश के राजा थे। भारत वंश ना बोल के आप इसको भरत वंश बोलोगे। भरत वंश के राजा थे जिनका नाम था सुदास। भरत वंश के राजा सुदास और 10 जन यानी कि 10 लोग, 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 5 आर्य और 5 अनार्य यानी कि 10 लोगों के बीच में और सुदास राजा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वेद के अंदर आपको इसका उल्लेख मिलता है। और इस युद्ध में विजयी कौन हुए थे? भरत वंश के राजा सुदास इसके अंदर विजय हुए थे। परुष्णी नदी के किनारे ये लड़ा गया था, जिसको अभी रावी नदी कहा जाता है। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में 4, 3, 2, 1 आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट पीवाईक्यू हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो है कंप्लीट प्राप्त कर सकते हैं। और डेली सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास देखने को मिलती है। बाकी क्लासेस का टाइम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।